Hello dear students, this is your chemistry mentor Dr. आर के तिवारी। स्टूडेंट्स देखिए है क्या कि आइसोमेरिज्म तो आप जानते हैं, डिटेल में आपको पढ़ाया गया है, आप जानते भी हैं। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग भूल गए हों तो है क्या, आप जानते हैं क्लास 12th में 10 कंपाउंड्स हैं, 10 कंपाउंड हैं आप जानते हैं। और 11th में आप जानते हैं कि 4 कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कुल 14 कंपाउंड्स होते हैं। और उन सारे कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम, उनकी आइसोमेरिज्म, उनके बनाने की जो विधि जैसे कहते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उनके निर्माण की सामान्य विधियां, उनके भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, और लास्ट में यूज हम लोग को पढ़ना होता है। उनमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़नी होती है। तो ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। मैंने आपको याद करिए, मैंने क्लास 11th में हमने डिटेल में आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था। डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स हमने डिस्कस किए थे, डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस उनकी मैकेनिज्म डिस्कस किया था। और वहां पर मैंने आपको बार बार वार्न किया था कि ये टॉपिक्स जो आप 11th में पढ़ रहे हैं, इनकी 12th में बहुत ज्यादा जरूरत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में। उसके बाद भी आप लोगों में से कुछ लोगों ने लापरवाही किया, तो मेरा आप लोगों से सलाह ये है कि हमने पिछले क्लास में खूब ढंग से इसको लिखवाया है, पढ़वाया है, नोट्स आपके पास हैं, उनको रिवाइज करिए, ठीक है ना। आईयूपीएससी ऐसे पढ़ लीजिए कि अगर टीचर जब भी कोई किसी कंपाउंड का नाम ले कि इसका आईयूपीएससी हमको करना है, तो समझ जाओ कि बस मत करिए, हमको आता है, हम सब पढ़े हुए हैं। ऐसे आइसोमेरिज्म किसी का बताना है तो फट से आइसोमेरिज्म आप बता दीजिए, इतना आपको बताया गया था। तो उसके बाद भी मान लीजिए अगर आप लोगों में से किसी कारण से किसी को भूल गया है या कोई क्लास ना कर पाया हो, अगर ऐसा हुआ हो, तो उनके इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मैं जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका अलग अलग मैं वहां पे आईयूपीएससी और आइसोमेरिज्म डिस्कस करने वाला हूं। और उसमें इन्वॉल्व जो मेन रिएक्शंस हैं उनकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा, ताकि आप टॉपिक को ढंग से कर सकें। जो आपने गलती किया उसको किया, कोई बात नहीं, अब कम से कम आप समझ जाइए और ढंग से टॉपिक को डिस्कस करके पढ़ लीजिए, ताकि आपका बहुत अच्छे अंक से आपका 12th जो है पास हो जाए, या अगर आप नीट की आईटी की तैयारी करें तो उसमें भी आपको हेल्प मिले। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आइसोमेरिज्म शोन बाय हैलोइल्केन्स और हैलो या एल्किल हैलाइड्स। मतलब क्या हुआ कि आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उसका जो पहला कंपाउंड क्या नाम उसका है, उसका नाम है हैलोइल्केन या एल्किल हैलाइड, ठीक। तो ये जो हैलोइल्केन होते हैं, ये कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, मैं इसी पर अपने आप को लिमिट रखूंगा और उसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा। तो बस इस कंपाउंड के द्वारा जो आइसोमेरिज्म शो करी जाएगी वो मैं आपका डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं हैलोइल्केन होते क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए हमने कह दिया, हमने एक शब्द आपको बताया था कि हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। मतलब अगर एल्केन हाइड्रोकार्बन में से एक एच को हटा के वहां हैलोजन अगर आप ले आ दीजिए, तो जो कंपाउंड बनता है वही कहलाता है एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन। मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि हमारे पास ये मेथेन है, मान लीजिए ये मेथेन है, ये CH4 है, आप जानते हैं एल्केन है ये। तो करना क्या है, इसमें से बस एक एच को हटाइए, यहां से मान ली हमने कहा कि ये CH को आप हटा दीजिए, और इस एच की जगह पे कोई जैसे मान ली हैलोजन, मान ली हमने कहा दिया, इसको हमने एक्स से लिखा हैलोजन का। हालांकि आप जानते हैं हैलोजन का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को ही हम कहते हैं हैलोजन। यहाँ पर एक्स का मतलब क्या समझेंगे आप, फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, इन्हीं में से कोई एक है। तो आप इस एक्स को यहाँ पर ले आइए, तो एच को हटाइए, वहां पे एक्स को ले आइए, तो फिर क्या हो जाएगा, अब आपका जो नया कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, देखिए जैसा ये कंपाउंड आपका बनेगा, देखिए आपका C, 3 एच आपके रहेंगे, मतलब यहाँ CH3 हो गया। और आप जानते हैं जो CH3 है, इतना पार्ट कहलाता है एल्काइल। एल्काइल का मैं आपको जनरल फार्मूला बता चुका हूं, वो क्या होता है, वो होता है CnH2n+1। तो इस पर हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, मेनली हमारा जो फोकस आज होगा वो आइसोमेरिज्म पर ही होगा। इतना पार्ट एल्काइल होता है, और देखिए इसी में से अब एक्स आ जाएगा, यहाँ पर आपका एक्स आ गया। ये जो पूरा कंपाउंड है, देखिए यहाँ तक एल्काइल है और ये हेलोजन है, तो पूरा जो कंपाउंड यहाँ से यहाँ तक ही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा एल्काइल हैलाइड, यही कहलाएगा एल्काइल हैलाइड कहलाएगा, या इसी को आप कह सकते हैं हैलोएल्केन, यही आपका एल्काइल हैलाइड है, या इसी को आप कह सकते हैं हैलोएल्केन।
अथवा कह लीजिए हैलो एल्केन। अच्छा, जो हिंदी लवर्स हैं या जिनको हिंदी इंग्लिश की समस्या है उनको मैंने बार बार बताया, मैं फिर कह दूं कि यहाँ पे एल्काइल का नाम एल्काइल ही रहेगा। आप चाहे इसको ऐसे हिंदी में लिख लीजिए, ऐसे ऐसे एल्काइल। यही बात आप समझिए, मैंने ये बात आपसे बार बार कहा है कि आप यहाँ पे हिंदी के चक्कर मत पड़िएगा, जो शब्द हैं शब्द वही रहेंगे। हम उसको चाहें तो हिंदी अक्षरों में लिख सकते हैं। ऐसे आप हैलो एल्केन का नाम हैलो एल्केन ही रहेगा, आप चाहे हिंदी में हिंदी का अक्षर में लिख लीजिए, शब्द आपका वही रहेगा। एल्काइल हैलाइड को हम एल्काइल हैलाइड ही कहेंगे, शब्द आपका वही रहेगा। आप चाहे तो हिंदी में इसको लिख सकते हैं, लेकिन आपका शब्द वही रहेगा। तो आपकी मर्जी कि आप चाहे तो इसको अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग करके लिखिए और चाहे हिंदी में लिखिए। बेटर है भाई, अगर अंग्रेजी प्रॉब्लम है, स्पेलिंग अगर याद करने में प्रॉब्लम है तो हिंदी में लिखिए, एल्काइल हैलाइड लिखिए इसे। ठीक है ना, मैंने बताया था आपको। अब मैं आपका इसका जनरल परिचय देने के बाद सीधे मैं आता हूं आइसोमेरिज्म पे, है ना। तो आप जानते हैं कि आइसोमर क्या होते हैं, सबको मालूम है क्या होता है भाई। तो आइसोमर आप जानते हैं होता है कि ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समान होता है लेकिन जिसकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, वही कहलाता है आइसोमर। ठीक है ना, क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला समान रहेगा लेकिन उसके प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस तमाम कारणों से होता है, मान ली मेनली स्ट्रक्चर के नाते होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से उसको हम कहते हैं आइसोमर, आइसोमर कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो देखिए, मैं सारे और बातों को छोड़ के मैं अपने आप को फोकस करने जा रहा हूं कि हैलो एल्केन अथवा एल्किल हैलाइड जो होते हैं उनमें कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाती है, और उसी को समझाने का मैं प्रयास करूंगा ताकि इस बात को आप समझ जाएंगे। तो जितना 2 3 4 आज आएगा कम से कम इसको आप ढंग से समझ जाइए, ताकि अगले चैप्टर में जब आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको पता रहे कि यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म यहाँ पे क्या होती है, सब देखना आपको आसानी से आ जाएगा। तो चलिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए आपका ये देखिए, जैसा आपका एक कंपाउंड है CH3 CH2 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 और मान हमने कर दिया यहाँ पे Cl, हो गया आपका हैलो एल्केन। ठीक, अब मैं इसका मैं दूसरा लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसका मैंने पहले एग्जाम्पल का ये मान ली पार्ट ए हो गया, इसका मैं दूसरा लिख रहा हूँ बी। यहाँ देखिए जैसा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 और Cl, ये दो कंपाउंड्स हैं। देखिए दोनों है एल्किल हैलाइड हैं। कार्बन गिन लीजिए, कार्बन यहाँ कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ भी है 1 2 3 4। H गिन के देख लीजिए, जितना H यहाँ पर होगा उतने H इसमें भी होगा, और एक Cl यहाँ भी, एक Cl यहाँ भी है। मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऊपर वाले कंपाउंड का होगा वही मॉलिक्यूलर फार्मूला नीचे वाले कंपाउंड का भी होगा। कहने का मतलब जितने कार्बन पहले वाले मॉलिक्यूल में है उतने ही बी वाले में भी हैं, जितने हाइड्रोजन पहले वाले में है उतने ही दूसरे वाले में भी हैं, जितना Cl पहले वाले में उतना दूसरे वाले में है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम होगा लेकिन प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं, क्या है यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रेट सीधी चेन है। अच्छा एक बात और मैं कह दूं, ए भी एल्किल हैलाइड है और ए भी एल्किल हैलाइड है। तो जब दोनों ही मॉलिक्यूल सेम ग्रुप के होते हैं तो हम इसे कहते हैं कि सेम होमोलोगस सीरीज के हैं, यानी मॉलिक्यूल सेम होमोलोगस सीरीज के हैं। भाई ये भी एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड है। ठीक, होमोलोगस सीरीज अगर भूल जाए तब भी कोई बात नहीं, जैसा मॉलिक्यूल आपका ये है वैसा ही मॉलिक्यूल आपका ये भी है। हालांकि शब्द क्या है, दोनों मॉलिक्यूल सेम, हिंदी में आपने पढ़ा होगा ना समजात श्रेणी, यानी होमोलोगस सीरीज के हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें यह है कि एक ऐसा जिसमें कोई ब्रांच नहीं निकली है, अनब्रांच है। देखिए यहाँ पर क्या ब्रांच निकल गई है। तो ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे आइसोमर जिसमें क्या है, एक इसमें से अनब्रांच है और एक में ब्रांच निकल गई है। ठीक है ना, तो ऐसे आइसोमर कहलाते हैं चेन आइसोमर। ये कहलाते हैं क्या, चेन आइसोमर। यानी पहला दो कंपाउंड कौन है आपस में, चेन आइसोमर है। यानी कि हैलो एल्केन एक आइसोमेरिज्म शो करता है, चेन आइसोमेरिज्म। तो पहला हमारा कौन सा हो गया, यहाँ पर हमारे यहाँ पर हो गया चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म पहली हो गई। एक और बात देखिए जैसा,
अगर आप इसका आईपीएससी नेमिंग करना चाहें, इसमें कितने कार्बन है गिनिए। यहां पर है 1 2 3 4 कार्बन है, और यहां कितने गिनिए, यहां पे 1 2 3। जब आईपीएससी आप पढ़ते हैं तो हम क्या बताते हैं कि यहां पर एक चुना जाता है, पेरेंट चेन चुनी जाती है, उसके कार्बन की काउंटिंग की जाती है, तो ये आपकी पेरेंट चेन यही है, इसे हिंदी में आप कहते हैं जनक श्रृंखला। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। यहाँ की जनक श्रृंखला ये है, पेरेंट चेन ये है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 है। एक और डिफरेंस सुन लीजिए कि ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम होमोलोगस सीरीज के हों लेकिन उनके पेरेंट चेन के साइज में अंतर होता हो। मैंने क्या कहा, सेम होमोलोगस सीरीज के हों, ए भी एल्किल हैलाइड है और ए भी एल्किल हैलाइड है, ये दोनों कहलाएंगे सेम होमोलोगस सीरीज के। तो अंतर किस बात का है, अंतर यह है कि इसके पेरेंट चेन में 1 2 3 4 कार्बन है और यहाँ पे 1 2 खाली 3 कार्बन है। तो जिसके पेरेंट चेन के साइज में डिफरेंस होता है वो कहलाते हैं क्या, चेन आइसोमर। तो दो बात आप याद रख सकते हैं, पहला क्या कि चेन आइसोमर में क्या होता है, एक उसमें से अनब्रांच्ड होता है और एक ब्रांच्ड होता है। देखिए इसमें ब्रांच निकल गई, ब्रांच है। तो एक अगर सीधा हो अनब्रांच्ड हो और एक ब्रांच्ड हो तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म है, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरी बात क्या कर सकते हैं, इनके पेरेंट चेन की साइज काउंट कर लीजिए, कार्बन गिन लीजिए। अगर आपको लगता है कि एक में कार्बन की संख्या अधिक है और एक में कम है तो इसका मतलब क्या है कि इनके पेरेंट चेन के साइज में डिफरेंस होता है। तो इसकी विशेषता में क्या लिख दूं अगर कि चेन आइसोमेरिज्म की क्या विशेषता है भाई, अगर मैं कहूं कि इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या स्पेसिफिसिटी है, क्या कैरेक्टर है, तो पहला कैरेक्टर ये है, ध्यान दीजिएगा, पहला कैरेक्टर क्या है कि एक मॉलिक्यूल कैसा है, वन मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल है, कैसा है, देखिए कैसा है, अनब्रांच्ड है। वन मॉलिक्यूल इज ब्रांच, सॉरी अनब्रांच्ड, एक इसमें से बिना ब्रांच वाला है। वन मॉलिक्यूल इज ब्रांच्ड, सॉरी अनब्रांच ना, अनब्रांच्ड, एक आपका अनब्रांच, इसमें कोई ब्रांच नहीं निकली है। जबकि दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला बी वाला वो ब्रांच्ड है। व्हाइल अदर, दूसरा वाला अदर इज, दूसरा है कैसा, ब्रांच्ड, दूसरा ब्रांच वाला है, देखिए इसमें ब्रांच निकल गई है, ठीक है ना। और इसी के लिए दूसरा पॉइंट आप क्या कह सकते हैं, वो पॉइंट ये है कि इन दोनों मॉलिक्यूल के क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समान है ना। एक बात याद रखिएगा, अगर कोई आइसोमर है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होगा। इसमें हम बताएं चाहे ना बताएं, आपको पहले पता होना चाहिए क्या कि आइसोमर क्या होते हैं। जो आइसोमर्स होते हैं जिसको हम लोग हिंदी में समावयवी कहते हैं, आइसोमर्स है उनका होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनका अणुसूत्र जो होता है समान होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना। तो जितने कार्बन एक मॉलिक्यूल में है उतने ही दूसरे कार्बन में भी होने चाहिए। एक में जितने H हैं उतने ये दूसरे में होने चाहिए, बाकी सब परमाणु भी सेम ही होने चाहिए। अगर दोनों में परमाणुओं की संख्या, विभिन्न परमाणु की संख्या अगर बराबर बराबर नहीं हुई, अगर अंतर पड़ गया तो फिर आपका ये समावयवी नहीं होगा, यानी आइसोमर नहीं होगा, ठीक ना। तब आइसोमर जब मत ढूंढिएगा, तब कहीं आइसोमर ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे आइसोमर है। तो चेन आइसोमर कब कहेंगे, जब आपने क्या कहा कि एक इसमें कैसा है, एक मॉलिक्यूल कैसा है, इज अनब्रांच, इसमें कोई देखो पहले वाले में कोई शाखा नहीं निकली है, अनब्रांच्ड है। देखिए यही कैसा है, ये अनब्रांच्ड है, इसमें कोई शाखा नहीं निकली है। जबकि दूसरा क्या है, जबकि दूसरा अदर कैसा, इज ब्रांच, देखो ये ब्रांच में इसमें शाखा निकल गई है, ब्रांच्ड है, इसमें शाखा निकली है। तो जब एक में शाखा एकदम सीधा हो, कोई शाखा ना निकली हो, दूसरी में शाखा निकली हो, तो यही कहलाता है आपका चेन आइसोमर, ठीक ना। और दूसरा मैंने क्या पॉइंट बताया था, इनके पेरेंट चेन के साइज में डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे खाली 3 कार्बन है पेरेंट चेन में। क्या लिखा है यहाँ पे, जो मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स ये डिफर करते हैं, अंतर रखते हैं, मॉलिक्यूल्स डिफर किसमें, इन द साइज ऑफ पेरेंट चेन,
पेरेंट चेन के साइज में अंतर होता है। पेरेंट चेन जो हमने चेन की नंबरिंग की है 1 2 3 4, यही है पेरेंट चेन। देखिए इसकी एक की पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, एक में खाली बस 3 कार्बन है। तो इन दोनों में से कोई भी पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो आप समझ जाएंगे वहां पर कौन सा है, चेन आइसोमेरिज्म है। ये बात समझ गए होंगे। तो चेन आइसोमेरिज्म लगभग सारे कंपाउंड शो करते हैं। अगर आपने परिभाषा समझ लिया, ध्यान दे दिया, तो आगे जितने भी कंपाउंड पढ़ेंगे, एल्कोहल पढ़ेंगे, ईथर पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे, एसिड पढ़ेंगे, एमीन पढ़ेंगे, सब के सब इसको शो करते हैं। तो एक पढ़ लिया तो जान लीजिए आपका आगे का भी हो गया। तो कम से कम जो आप पीछे जो आपने बदमाशी किया है, चीजों को भूल के बैठे हैं, तो कम से कम अब से भी चीजों को ढंग से रिवाइज करिए और उनको याद रखिए। प्रयास करिए कि एल्किल हैलाइड में हमको ये बता दिया गया तो आगे भी हमको याद रहेगा और दोबारा हमको बताना नहीं पड़ेगा। तो एक शो करता है ये चेन आइसोमेरिज्म, पहला वाला, ठीक है ना। दूसरा देखिए कौन शो करता है। अब दूसरा ये शो करता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसको हिंदी में आप कहते हैं स्थान समावयवता। पोजीशन आइसोमेरिज्म हिंदी में कहते हैं स्थान समावयवता। पोजीशन आइसोमेरिज्म ये शो करता है। अब देखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए भी कंपाउंड आपका सेम होमोलोगस सीरीज का होना चाहिए। यानी अगर एक मॉलिक्यूल अगर आपका हेलो एल्केन है तो अगला भी हेलो एल्केन ही होना चाहिए। अगर एक एल्कोहल है तो अगला भी एल्कोहल ही होना चाहिए। अगर एक मान लीजिए एसिड है तो अगला भी एसिड ही होना चाहिए। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, एल्किल हैलाइड की। एग्जाम्पल फिर देखिए दोबारा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए और प्रयास करिए अब इसके बाद गलती ना होने पाए। देखिए हमारा पहला कंपाउंड है ये CH3 CH2 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 और Cl। एक दूसरा कंपाउंड ले लीजिए, ये हमारा है CH3 CH2, अरे सॉरी CH2 यहाँ रहेगा, CH2 और यहाँ पे CH Cl और CH3, ठीक है ना। इन दोनों को देखिए, नाम क्या है, स्थान यानी पोजीशन यानी स्थान समावयवता। ठीक, देखिए जैसा इसमें अगर आप देखिए तो एक बात बड़ी साफ दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि आप जानते हैं कि क्लोरीन यहां पे सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी है। जिधर से क्लोरीन, मान ली हमने क्लोरीन ये लिया यहां पर, जिधर से क्लोरीन नजदीक होगा उधर से काउंटिंग करेंगे। मतलब नियम यह है कि जिधर से क्लोरीन यानी क्लोरीन को बियर करने वाले कार्बन को कम से कम अंक मिलना चाहिए, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो आप नंबरिंग कैसे करेंगे, यहां से करेंगे 1 2 3 और 4, ये हुआ। आज देखने पहले कार्बन पे के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ क्या देख रहे हैं, नंबरिंग में एडजस्ट करेंगे। देखिए अगर मैं बाएं से दाहिने करूं तो यहाँ देखिए 1 2 3 नंबर पाएगा ये कार्बन, यहाँ से 1 2 पाएगा। तो जिधर से क्लोरीन के साथ जुड़ा कार्बन कम से कम अंक पाए उधर से काउंटिंग की जाती है। तो आप काउंटिंग यहां से करिए, इधर से करना पड़ेगा 1 2 3 4। इधर से क्यों नहीं किया, इधर से करेंगे तो 1 2 3 यहां आ जाएगा और हमको मिनिमम नंबर चाहिए, हमने काउंटिंग इधर से किया, ये हो गया। अब आप देखिए जरा सा क्लोरीन का सीट नंबर देखिए, सीट नंबर जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं वो साफ साफ क्या दिख रहा है, पहले देखिए कि आइसोमर है कि नहीं। तो गिनिए, यहां पर भी 4 कार्बन है और यहां पर भी 1 2 3 4 कार्बन है। एच भी चाहे गिन लीजिए, जितना एच आपको यहां मिलेगा उतना ही एच आपको यहां भी मिलेगा। सीएल देखिए, एक सीएल यहां भी, एक सीएल यहां भी, सब कुछ सेम है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला पक्का हो गया, सेम हो गया। लेकिन कंपाउंड में डिफरेंस दिख रहा है तो प्रॉपर्टी में डिफरेंस दिखेगा, यहां दिखाई देगा। अब देखिए जरा सा, आप अगर ढंग से देखें, अगर मैं इसका आईपीएससी नेम लिख दूं तो इसका नाम है 1 क्लोरोब्यूटेन। आप जानते ही हो गया ना, पहले कार्बन लगा यानी इसको बोल रहे हैं 1 क्लोरो, इसे बोलेंगे 2 क्लोरो। देखिए यहाँ पे पहले कार्बन पे सीएल लगा है और यहाँ दूसरे पे लगा है, ये है 1 क्लोरो, ये है 2 क्लोरो। इसका मतलब कि क्लोरीन के पोजीशन में अंतर आ गया। यहां पे क्लोरीन पहले कार्बन के साथ लगा हुआ है और यहां क्लोरीन दूसरे कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो ऐसा आइसोमर या ऐसी आइसोमर इसमें क्या होता है
जिसमें कोई समूह का पोजीशन बदल जाए, हो सकता है डबल बॉन्ड के पोजीशन में अंतर आ जाए, हालांकि यहां नहीं है, हालांकि हम खाली प्रेजेंट टाइम में हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हैं, यहाँ तो हाइड्रोजन की पोजीशन ही देखी जाएगी, लेकिन दूसरे भी तो मालिक्यूल हो सकते हैं। मान लीजिए हम एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो हम वहां पर OH की पोजीशन देखेंगे, ठीक ना। मान लीजिए हम कह रहे हैं एल्कीन पढ़ रहे हैं, कोई मालिक्यूल डबल बॉन्ड वाला है तो वहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन देखा जाएगा, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, किसी भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, किसी भी साइड चेन की पोजीशन सब देखी जाती है। तो यहाँ पे क्या हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमको मिल रहा है कि हमारा जो क्लोरीन है, यहाँ भी Cl यहाँ भी Cl है, इसकी पोजीशन में डिफरेंस है। यानी दो मॉलिक्यूल क्या है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, जितना कार्बन हाइड्रोजन इसके अंदर है उतना ही इसके अंदर भी है, गिन लीजिए आप, जितना क्लोरीन पहले में है उतने क्लोरीन दूसरे में भी है। तो अंतर किस बात का है कि यहाँ पे क्लोरीन पहले कार्बन के साथ लगी है और यहाँ दूसरे के साथ लगी है, यानी क्लोरीन के पोजीशन में अंतर आ गया। और जिसमें क्या होता है, किसी समूह, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या साइड चेन के पोजीशन में अंतर आता है, वही कहलाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे पोजीशन डिफर करे, यहाँ पे मान लो अगर मैं इसका नाम लिख दूं, इसका नाम है 1 क्लोरो, पहले पे लगा है क्लोरो, 1 क्लोरो ब्यूटेन, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन है, और एक ऐसा है देखिए दो पे लगा है, इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा 2 क्लोरो, ये है 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है ना। तो क्लोरोब्यूटेन ये भी है और क्लोरोब्यूटेन ये भी है, ध्यान देना इस बात का, क्लोरोब्यूटेन दोनों ही हैं, ये भी है क्लोरोब्यूटेन और ये भी है क्लोरोब्यूटेन, लेकिन ये क्या है, ये 1 क्लोरो है, नंबर 1 वाले कार्बन पे क्लोरो लगा हुआ है, देखिए पहले पे क्लोरो लगा हुआ है, यहाँ नंबर 2 पे लगा हुआ है, तो पोजीशन बदल गई ना, तो क्या हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गई। यानी क्या कहते हैं हम, क्या लिख सकते हैं इसमें हम लिख सकते हैं कि ये जो आइसोमर होते हैं वो पोजीशन में डिफर करते हैं। यानी क्या होता है कि ये सब जो आइसोमर हैं, दीज आइसोमर्स, क्या होता है, पहली बात तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, दीज आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, MF मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफर करते हैं, इसमें अंतर होता है, किसमें, डिफर इन द पोजीशन में अंतर होता है, स्थान में अंतर होता है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट, कोई समूह होगा, देखिए यहां पर जैसे Cl यहां पे समूह ही है, समझिए सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है ना, या फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर मैं हेलोएल्केन तक ही अपने आप को रोकूं तो किसमें डिफर करते हैं, इन द पोजीशन ऑफ हेलोजन डिफर करते हैं। हालांकि तो सबके लिए बात हो गई ना, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो सबको समझ जाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए मैं खाली अपने आप को इसी चैप्टर में रोकूं, एल्किल हाइड में रोकूं, तो किसकी पोजीशन डिफर करेंगे, ये पोजीशन डिफर किसकी करेंगे, क्लोरीन या कोई हेलोजन, तो हेलोजन के पोजीशन में डिफरेंस होगा, कहीं पर हेलोजन पहले कार्बन के साथ लगी होगी, अगले में कहीं और लगी होगी, दूसरे कार्बन के साथ लगी है। तो अगर क्लोरीन या जो भी हेलोजन लगा हुआ है, अगर इसमें कार्बन की पोजीशन बदल गई तो कहलाएगा पोजीशन अथवा स्थान समावयवता। हालांकि अगर ये बात पूरी पढ़ लेंगे, क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, और फिर क्या कहा, बट डिफर किसमें, इन द पोजीशन ऑफ, क्या, प्रतिस्थापियों का पोजीशन, क्रियात्मक समूह का पोजीशन, डबल बॉन्ड का पोजीशन या ट्रिपल बॉन्ड का। अगर इसको पढ़ लेंगे तब तो किसी का भी कर लेंगे ना, तब तो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड आएगा उसका भी कर लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले का भी कर लेंगे, क्रियात्मक समूह वाले का सबका कर लेंगे। तो अगर इसको याद रखेंगे तो सबका हो जाएगा। और इस तरह से अगर हाइड्रोजन पे अगर लिमिट करूं अपने आप को, तो यहाँ पे क्या होगा, Cl की पोजीशन में डिफरेंस होगा। तो जहां पे पोजीशन में डिफरेंस हो किसके, हाइड्रोजन के, इस चैप्टर की बात किया जाए तो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा पोजीशन अथवा स्थान समावयवता। दूसरा हो जाएगा, एक समावयवता और शो कर सकता है, लेकिन सारे नहीं, केवल कुछ शो करेंगे, मैं जो लिख रहा हूं वो करेगा, और इसका नाम है प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, भी ये शो करता है, ऑप्टिकल या प्रकाशिक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता, इसको भी ये प्रदर्शित
करता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा सा खाली हिंट कर दूं, बाकी आप जानते हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, एक होता है समतल ध्रुवित प्रकाश, ऐसा प्रकाश जिसकी जो वेव्स हैं वो खाली एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती हैं, उसे कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। ये सारी बात हमने क्लास की में आपको पढ़ाया था, सारी बातें अब यहाँ बहुत डिटेल नहीं करेंगे, थोड़ा सा हिंट करके छोड़ दे रहे हैं। तो कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो उस प्रकाश के तल को घुमा देते हैं, तो जो उस प्रकाश के तल को घुमा देते हैं वो कहलाते हैं प्रकाश सक्रिय पदार्थ, ठीक है ना। और उनकी समावयवता कहलाती है प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि कुछ ऐसे होते हैं जो प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं, घड़ी के सुई के दिशा में घुमाते हैं, है ना। उसे हमने कहा था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, नोट्स लिख निकाल के पढ़िएगा, ये कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और स्मॉल डी अथवा प्लस से लिखा जाता है। और दूसरा जो होता है कहलाता है जो एंटी क्लॉक में घुमाता है, उसे कहते हैं हम लोग लीवो रोटेटरी, उसको स्मॉल एल या माइनस से लिखा जाता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, सामान्य भाषा में समझ लो आप लोग कि अगर कोई पदार्थ है उसमें प्रकाश को घुमाने की क्षमता है तो ये कहलाएगा प्रकाश सक्रिय पदार्थ कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ कहलाएगा, और उसी की जो आइसोमेरिज्म है कहलाएगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उसमें एक हमने पॉइंट बताया था, हालांकि हमने 3 पॉइंट बताया था, यहाँ पर एक से काम चलाऊंगा। वो ये है कि कैसे समझें कि ये हमारा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना। तो देखिए जरा साहब, हमें कंपाउंड लिख रहे हैं, हमारे पास ये कार्बन है, यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पे H लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पे CH3, और यहाँ पर हमने लिख दिया C2H5, और यहाँ पर हमारा हो गया C3H7। देखिए जरा सा, ये हमारा कंपाउंड है ये, और एक जगह जहाँ H है हटा के यहाँ पे Cl लिख दीजिए ताकि आपका हेलोएल्केन हो जाए। ये आपका हेलोएल्केन हो गया, ये हेलोएल्केन हो गया। अच्छा चलिए इनको हटा कर हम छोटा ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी कम दिक्कत हो। देखिए ये हमारा कार्बन है। अब आप एक बात साफ साफ जरा देखो, अगर इस कार्बन की बात की जाए, इस कार्बन की, तो आप देख रहे हैं इस कार्बन से 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं ना। एक जुड़ा है इथाइल, एक लगा है 1 कार्बन का मिथाइल, एक लगा है Cl, एक लगा है H। तो क्या हम कह सकते हैं इस कार्बन, जो सेंटर में कार्बन दिखाई दे रहा है आपको, इस कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप लगे हैं। एक का नाम है इथाइल, एक ये है मिथाइल, एक है क्लोरो, और एक है हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो हमारे पास एक ऐसा हेलोएल्केन है जिसके पास एक ऐसा कार्बन है जिससे 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। तो ये वाला जो कार्बन है ना, जो हमने सेंटर बना रखा है, जिससे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है कायरल कार्बन। तो इसको कहा जाता है कायरल, रट लीजिए, कायरल कार्बन अथवा एसिमेट्रिक कार्बन कहा जाता है, ठीक है ना। क्या पहचान है इसकी, कि जिस कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हों वो कहलाता है कायरल कार्बन। और जनरली जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन होता है वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो अगर आपने ऐसा कोई हेलोएल्केन लिख दिया जिसके पास ऐसी व्यवस्था हो यानी जिसके पास कायरल कार्बन हो, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेगा, अब क्या करिए, मान ली हमने क्या किया कि इसके सामने हमने यहाँ पे एक दर्पण खड़ा कर दिया, हमने एक मिरर खड़ा कर दिया, दर्पण। तो दर्पण जानते हैं क्या करता है, वो क्या करता है, लेटरल को यानी पार्श्व को बदल देता है, यानी जो दाहिने समूह है वो बाएं चला जाएगा और बाएं वाला दाहिने चला जाएगा, बाकी सब ऐसे रहेंगे। तो हो क्या जाएगा, अभी हो जाएगा आपका ये C। अब देखिए Cl जो दाहिने था, अब इसको बाएं ले आइए, ये बाएं आ गया। मिथाइल जो इथाइल जो बाएं था वो चला जाएगा अब दाहिने, देखिए इथाइल आपका दाहिने चला गया। अब बाकी ऊपर वाले नीचे वाले नहीं बदलते हैं, ये जैसे थे वैसे रहेंगे, ये देखिए, ठीक है ना। ये भी हो गया आपका। अब देखिए इन दोनों में क्या है, इन दोनों में से कोई एक जो होगा वो लाइट को क्लॉकवाइज में घुमाएगा। मान ली मैं कह दूं, सपोज करिए ऐसा कहा जाए कि ये जो है लाइट को इधर क्लॉकवाइज में घुमाता है। अगर लाइट को क्लॉक में घुमाए तब क्या, इसको हमको डी कहेंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी अथवा प्लस कहेंगे, ये डी फॉर्म है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है।
तो दूसरा जो इसका मिरर इमेज है, जो आपने दर्पण खड़ा करके इसकी प्रतिबिंब प्राप्त किया है, वो निश्चित रूप से क्या करेगा, इसका उल्टा घुमाएगा लाइट को, यानी एंटी क्लॉक में घुमाएगा। तब इसे हम कहेंगे कि लीवो रोटेटरी है, जिसको स्मॉल एल अथवा माइनस से लिखा जाता है ये। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो गए, इसके ऑप्टिकल आइसोमर हो गए। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। सारे हैलोएल्केन तो नहीं शो करेंगे, लेकिन जिस हैलोएल्केन में इस तरह के चार ऐसा कार्बन मिल जाए जिसे हम कायरल कार्बन कह पाए, ये कायरल कार्बन आपका है, कायरल कार्बन कह पाए, और कायरल कार्बन वह कार्बन होता है जिसके चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं, ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करेगा। ठीक, तो आपका जो ये चैप्टर है हैलोएल्केन वाला, इसके कंपाउंड यही मेनली 3 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। मैंने तीनों बता दिया। एक आपका हो गया चेन यानी श्रृंखला समावयवता, दूसरा स्थान समावयवता, और तीसरा हो गया आपका प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो आप लोग ढंग से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और इस तरह से इसी को अगर आप ढंग से समझ के पढ़ेंगे तो आगे के जो कंपाउंड है वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आपको ये नहीं भूलेगा कि चेन आइसोमर कौन होते हैं, क्या उनका करेक्टर होता है, ऐसे पोजिशन आइसोमर कब होता है, और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की क्या कंडीशंस हैं। तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड आगे पढ़ेंगे तो कम से कम ये 3 तो आप समझ गए। ऐसे करते करते और दूसरे कंपाउंड का एग्जांपल लेके हम बाकी भी समावयवता का जो प्रकार है वो मैं सब डिस्कस कर दूंगा, सारा का सारा आपका हो जाएगा। तो इस तरह से इन वीडियो के माध्यम से अपना जो नॉलेज है बढ़ाइए, जो आपने गलती किया उसको ठीक करिए, जितना जल्दी हो सके आप इन सबको तैयार कर लिए, ताकि कंपाउंड पढ़ने में आपको कम से कम टाइम लगे और कोई प्रॉब्लम ना हो। इस उम्मीद के साथ कि सारी जो वीडियोज़ हैं आपके बड़े काम की होंगी, और आपको लगता है कि नहीं ये सब हमारे बड़े काम की हैं, हमारा ज्ञान वर्धन कर रही हैं, हमारा कोर्स पूरा करवा रही हैं, तो आप क्या करिए, आप एक जिम्मेदारी आप भी निभाइए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने मित्रों को भी रिकमेंड करिए, उनका लिंक भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो के साथ फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।